नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरापिटिक्स का चैप्टर नंबर 2। फार्माकोथेरापिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, जहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़नी है डेफिनेशन। देन नेक्स्ट हमें पढ़नी है इटियोपैथोजेनेसिस। अब इटियोपैथोजेनेसिस मतलब क्या होता है वो भी हम समझेंगे। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। ये ऐसे वर्ड देख के आप घबराइएगा मत, ये दिखते ऐसे हार्ड है पर इनका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप बहुत अच्छे से इनको समझ पाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर नेक्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज एसोसिएटेड विथ। तो फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमें देखना है किसका, डिसीज़ का। एसोसिएटेड विथ मतलब हमें अलग अलग डिसीज़ कंडीशन की डेफिनेशन पढ़नी है, इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ना है, साथ में नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ना है डिसीज़ कंडीशंस के, जो कि एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, एंडोक्राइन सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो गए, हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, डर्मेटोलॉजी, साथ में साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, ऑप्थेल्मोलॉजी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड वुमेन्स हेल्थ। तो इतने डिसीज़ कंडीशन हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, एसोसिएटेड विथ मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से जितने भी डिसीज एसोसिएटेड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे, साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड जो डिसीज कंडीशन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम से, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम हो गए या फिर हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आइज़ के जो डिसीज कंडीशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वुमेन्स हेल्थ में जैसे मेंस्ट्रुएशन आ गई तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन या फिर जो पेट के हमारे डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अलग अलग सिस्टम के जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब जो हमारा हार्ट होता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज कंडीशंस होती है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से डिसीजेस हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है हाइपरटेंशन, हमें हाइपरटेंशन के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। देन नेक्स्ट है एंजाइना के बारे में पढ़ेंगे, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, साथ में हाइपरलिपिडेमिया के बारे में पढ़ेंगे और कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। तो ये सारे जो डिसीज कंडीशन है ये हमारे हार्ट से रिलेटेड है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है वो समझेंगे। देन नेक्स्ट हम इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ेंगे हाइपरटेंशन की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो इस तरीके से आज हम हाइपरटेंशन की इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हाइपरटेंशन क्या होता है, किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा हाइपरटेंशन। पर उससे पहले हमें कुछ टर्म्स समझने हैं, कुछ टर्म्स हमें जान लेने हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो डेफिनेशन के बारे में तो आपको पता ही है, डेफिनेशन क्या होती है। इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है? इटियोपैथोजेनेसिस ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। इटियो मतलब इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस, तो ऐसे दो वर्ड से मिलके ये इटियोपैथोजेनेसिस ये वर्ड बनाया गया है।
The cause and development of disease is termed as etiopathogenesis. The cause and development of disease मतलब कोई भी डिसीज कंडीशन है उसका कॉज क्या है और वो डेवलप किस तरीके से हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इटियोपैथोजेनेसिस। जैसे कि मैंने बताया था कि इटियोपैथोजेनेसिस ये दो वर्ड से मिलकर बनाया हुआ है। इटियो मतलब इटियोलॉजी, इटियोलॉजी का मीनिंग ही होता है कॉज, रीज़न। मतलब जैसे हम आज हाइपरटेंशन पढ़ेंगे तो हाइपरटेंशन होने की वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। साथ में उसका डेवलपमेंट मतलब पैथोजेनेसिस, वो डेवलप किस तरीके से हो रहा है, हमारी बॉडी में क्या स्टिमुलेट हो रहा है, क्या इनहिबिट हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन किस तरीके से डेवलप हो रहा है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं इटियोपैथोजेनेसिस। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब होते हैं सिम्टम्स। किसी भी डिसीज कंडीशन के सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे आज हम हाइपरटेंशन पढ़ेंगे तो हाइपरटेंशन जब होता है तो क्या सिम्टम्स दिखता है। जैसे हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर कॉमनली देखा जाता है बहुत सारे लोगों में। तो उनमें क्या देखा जाता है कि उनको ब्लर विज़न आ जाता है, या फिर एंजाइटी होती है, वोमिटिंग होती है, या फिर ऐसे अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ऐसे सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से डिसीज कंडीशन में किस तरीके से सिम्टम्स देखे जाते हैं करके। देन नेक्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ डिसीज विदाउट मेडिकेशन। मतलब डिसीज को मैनेज करना, मतलब डिसीज कंडीशन को ट्रीट करना, ठीक करना विदाउट मेडिकेशन, बिना दवाई लिए, बिना मेडिसिन लिए डिसीज कंडीशन को क्योर करना, उसको ठीक करना, इसको हम बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना मेडिसिन लिए हम डिसीज कंडीशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि किस तरीके से विदाउट मेडिकेशन हम किसी भी डिसीज कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ डिसीज बाय टेकिंग मेडिकेशन। मतलब मेडिकेशन लेके, दवाइयाँ लेके जो ट्रीटमेंट करते हैं, हम डिसीज़ को मैनेज करते हैं, डिसीज़ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो दवाई लेते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से ये टर्म्स होती हैं। आपने जब सिलेबस में देखा होगा तो ये इटियोपैथोजेनेसिस, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ऐसे वर्ड देख के आपको लगा होगा कि ये तो बहुत हार्ड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने यहाँ पर समझा के दिया, आपको ये बहुत ही इजी लगा होगा। इटियोपैथोजेनेसिस मतलब जो डिसीज कंडीशन है उसका एक कॉज, मतलब वो किस वजह से होती है डिसीज कंडीशन, साथ में वो किस तरीके से हमारी बॉडी में डेवलप होती है वो हम देखेंगे। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब डिसीज कंडीशन को हम ट्रीट करते हैं बिना कोई मेडिकेशन लिए, बिना दवाई लिए, उसको हम बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और बस नॉन काटना है, ये नॉन कट करना है। और सिर्फ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम बोले तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब डिसीज़ को ट्रीट करने का तरीका जो कि हम दवाइयाँ लेके करते हैं, मतलब दवाई लेके जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से ये कुछ टर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारी सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीज कंडीशन है उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हमने अपने फर्स्ट ईयर में हार्ट के बारे में पढ़ा होगा, हार्ट की पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आपको पता होगी। तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स होंगे जैसे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। ये क्या होता है आपको इजीली समझ में आ जाएगा, पर फिर भी हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हमारा सबसे पहला डिसीज़ है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या होता है वो देख लेते हैं। Hypertension is a condition in which systolic blood pressure become 140 mm of Hg or more and diastolic blood pressure become 90 mm of Hg or more। तो हाइपरटेंशन ये एक कंडीशन होती है। इस कंडीशन में जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 140 mm ऑफ Hg और मोर, मतलब 140 या फिर 140 से ज़्यादा हो जाता है
एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिकम 90 mm of Hg और मोर। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 90 mm of Hg होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है। तो अगर नॉर्मल रेंज देखी जाए ब्लड प्रेशर की, तो नॉर्मल रेंज पहले देख लेते हैं कि कितनी होती है करके। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm of Hg एंड डायस्टोलिक बीपी कितनी होती है 80 mm of Hg। और हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होता है, जो सिस्टोलिक बीपी होती है वो 140 mm of Hg हो जाती है या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है, और डायस्टोलिक बीपी जो होती है वो 90 या फिर 90 से ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। और हमारी नॉर्मल बीपी कितनी होती है, सिस्टोलिक बीपी होती है 120 और डायस्टोलिक बीपी होती है 80 mm of Hg। It is very common disorder. It is not disease itself but is an important risk factor for cardiovascular mortality and morbidity। तो ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। हाइपरटेंशन अगर देखा जाए तो आजकल बहुत सारे लोगों में देखा जाता है, कॉमन हो गया है हाइपरटेंशन। अगर देखा जाए तो ये खुद में एक डिसीज़ कंडीशन नहीं है। हाइपरटेंशन ये एक डिसीज़ नहीं है, पर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर किसका, कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का। कार्डियोवैस्कुलर मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी क्या होता है, मोर्टिलिटी मतलब डेथ होती है और मॉर्बिडिटी मतलब क्या होता है, इलनेस या फिर डिसीज़ कंडीशन। तो हाइपरटेंशन ये रिस्पॉन्सिबल होता है दूसरे डिसीज़ कंडीशन को अराइज करने के लिए, मतलब रिलेटेड दूसरे जो डिसीज़ कंडीशन होते हैं उनको अराइज करता है, या फिर इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया तो इसकी वजह से अटैक भी आ सकता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है कार्डियोवैस्कुलर मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी का। देन नेक्स्ट क्या है, ब्लड प्रेशर। अब हमने ये तो बोल दिया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mm of Hg और उससे ज़्यादा होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm of Hg और उससे ज़्यादा होता है। पर ब्लड प्रेशर होता क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द आर्टरीज और ब्लड वेसल। तो ब्लड प्रेशर ये एक प्रेशर होता है जो कि कौन एक्सर्ट करता है, ब्लड एक प्रेशर देता है किस पे, आर्टरीज पे या फिर ब्लड वेसल्स पे। तो मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ किस तरीके से ये ब्लड प्रेशर देता है करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी आर्टरी हो गई, ये हो गई हमारी आर्टरी, और यहाँ से ये ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये जो ब्लड है ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देता है ये वॉल्स पे। जैसे हमने पाइप का एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हम एक काम करते हैं, पाइप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने पाइप को नल से जॉइन कर दिया, फिर नल ऑन कर दिया, तो पाइप से पानी जाएगा, सीधा सीधा पानी जाएगा अपने रास्ते। पर इसी पाइप को हमने यहाँ से दबा दिया, इस तरीके से समझिए, दबा दिया। तो यही पानी यहाँ से कितने फोर्स से जाएगा, यहाँ पर ये जो वॉल है पाइप की, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देगा। ये जो पानी है ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देगा। तो उसी तरीके से हमारी ब्लड वेसल होती है। ये जो ब्लड वेसल है ये यहाँ से अच्छे से ब्लड जा रहा है, पर किसी वजह से हमारी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गई। ऐसे अब ब्लड वेसल तो कोई दबा नहीं सकता, तो किसी वजह से हमारे बॉडी में किसी रीज़न की वजह से हमारी ब्लड वेसल अगर कंस्ट्रिक्ट हो गई, दब गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो ब्लड ऐसे फ्लो होता रहता है ये फिर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देता है वॉल्स पे। ये जो आर्टरी वॉल्स है इन पे प्रेशर देता है। तो इसी को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। मतलब होता है ये बहुत ही ज़्यादा ब्लड वेसल पे या फिर हम बोल सकते हैं आर्टरीज पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, बहुत प्रेशर देता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और जब ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो आर्टरीज पे, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो ब्लड प्रेशर का ये एक फॉर्मूला है। ब्लड प्रेशर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस।
तो अब ये कार्डियक आउटपुट और सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो कार्डियक आउटपुट जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CO, इट इज़ द टोटल ब्लड फ्लो थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन पर मिनट। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जितना भी 1 मिनट में ब्लड फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। आपने सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हर 1 मिनट में जितना भी ब्लड फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द रेजिस्टेंस इन सर्कुलर सिस्टम दैट इज़ यूज टू क्रिएट ब्लड प्रेशर। तो ये एक रेजिस्टेंस होता है जो कि ब्लड प्रेशर को क्रिएट करने के लिए प्रेजेंट होता है या फिर यूज़ किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो ये सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है। देन नेक्स्ट है, एज पर जॉइंट नेशनल कमिटी ब्लड प्रेशर इज ग्रेडेड एज। तो जॉइंट नेशनल कमिटी जो है उन्होंने ब्लड प्रेशर को ग्रेड दिया है। मतलब कौन सी कंडीशन है जिसको हम नॉर्मल बोलेंगे, कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हम बोलेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर है। तो उसी तरीके से कुछ ग्रेड दिए हैं वो देखते हैं। यहाँ पर कैटेगरी देख सकते हैं। 4 टाइप की कैटेगरी है ब्लड प्रेशर की। तो सबसे पहली है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हम किसको कहेंगे? प्री हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन की पहले की कंडीशन। देन नेक्स्ट है हाइपरटेंशन 1। हाइपरटेंशन 1 मतलब जब हम स्टेज 1 में होंगे, ये स्टेज 1 हो गया हाइपरटेंशन की स्टेज 1। और हाइपरटेंशन 2 मतलब हाइपरटेंशन की स्टेज 2। तो हाइपरटेंशन की स्टेज 1 और स्टेज 2 होती है। तो उनके क्या ग्रेड दिए गए हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये SBP मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर mm/Hg में, नॉर्मल में देखा जाए तो नॉर्मल में होगा 120 mm/Hg। प्री हाइपरटेंशन में अगर देखा जाए तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा 120 to 139 mm/Hg। अगर हम ब्लड प्रेशर चेक करने जाए और हमारा 120 या फिर 139 के बीच में आए तो डॉक्टर हमें बताएगा कि आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। ये प्री हाइपरटेंशन की एक स्टेज होती है। देन नेक्स्ट है हाइपरटेंशन स्टेज 1। तो स्टेज 1 में अगर होंगे तो स्टेज 1 में अगर कोई होंगे जिनको स्टेज 1 हाइपरटेंशन होगा तो उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा? 140 to 159 mm/Hg। और स्टेज 2 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा? 160 mm/Hg और मोर। तो इस तरीके से ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। देन नेक्स्ट है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं DBP। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा? नॉर्मल में 80 mm/Hg होगा। प्री हाइपरटेंशन में 80 to 89 mm/Hg होगा। देन स्टेज 1 हाइपरटेंशन में 90 to 99 mm/Hg होगा। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन में 100 या फिर 100 से ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ग्रेड दिए गए हैं। कि देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो बेस्ड ऑन इटियोलॉजी मतलब हमने पढ़ा था। इटियोलॉजी मतलब क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था। इटियोलॉजी जो कि इटियोपैथोजेनेसिस हमने बताया था, वहाँ पर इटियो मतलब इटियोलॉजी होता है। इटियोलॉजी मतलब कॉज होता है, रीज़न होता है। मतलब कॉज के बेस पे या फिर रीजंस के बेस पे ये जो हाइपरटेंशन है ये 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 ग्रुप है? प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो इस तरीके से 2 ग्रुप में हाइपरटेंशन को डिवाइड किया गया है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है वो देख लेते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन ये जो होता है ये 95% ऑफ पॉपुलेशन आर सफर्ड फ्रॉम हाइपरटेंशन। तो 95% ऑफ लोग जो है 95% पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन से सफ़र करती है। उनको प्राइमरी हाइपरटेंशन देखा जाता है 95% ऑफ पॉपुलेशन में। इट हैज़ नो क्योर ओनली कंट्रोल। ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है ये हम क्योर नहीं कर सकते, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको क्योर नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन टेंड्स टू डेवलप ग्रेजुअली ओवर मेनी ईयर्स। तो ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन ये बहुत ज़्यादा साल तक रहता है और
धीरे धीरे डेवलप होता है और ज़्यादा साल तक रहता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि बीपी की मेडिसिन पूरे उनके लाइफ टाइम लेते हैं, तो ऐसे पर्सन को प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स आर इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइमरी हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ाते हैं, तो उनमें से कुछ यहाँ पर हमें दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। तो कौन कौन सा है? एक्सेस अल्कोहल इंटेक, अल्कोहल लेने की वजह से भी प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन नेक्स्ट है स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इंक्रीज सॉल्ट इंटेक, तो नमक अगर डाइट में आप ज़्यादा ले रहे हो, आप नमक का इंटेक ज़्यादा कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन हो सकती है। इसीलिए नमक का यूज़ कम ही करना है। वेरिएशन इन रास, अब रास क्या होता है? ये रेनिन एंजियोस्टेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो कि अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया हो तो उसको मेंटेन करने के लिए ये एक सिस्टम होती है। तो अगर रास सिस्टम में कोई भी वेरिएशन आए तो इसकी वजह से हमें प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। रास सिस्टम क्या होती है? ये हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। कब करती है? जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, उस कंडीशन में ये रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है और मेंटेन करती है। पर अगर इसमें कोई बिगाड़ आ जाए या फिर कोई वेरिएशन आ जाए तो इस कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी रहा, फिर भी ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और हमारे ब्लड प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। तो ऐसे ये प्राइमरी हाइपरटेंशन कॉज कर सकती है। तो इस तरीके से ये प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। देन नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज़ ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अदर डिसीज़। तो दूसरे डिसीज़ कंडीशन की वजह से जो हाइपरटेंशन मतलब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। मतलब ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है ये दूसरे डिसीज़ कंडीशन की वजह से हमें होता है। तो सबसे पहला है कशिंग सिंड्रोम। तो कशिंग सिंड्रोम मतलब क्या होता है? ये हाई प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में अगर हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो, ओवर ग्रोथ हो उनकी, तो उस कंडीशन में हमें कशिंग सिंड्रोम होता है। देन नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब हाई अमाउंट में थायराइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना, उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इस कंडीशन की वजह से भी हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन नेक्स्ट है किडनी इम्पेयरमेंट। तो अगर हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही हो, हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, किडनी इम्पेयरमेंट हो, तो उस कंडीशन में हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी ये कोई डिसीज़ कंडीशन नहीं है, पर प्रेगनेंसी की वजह से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन नेक्स्ट है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एड्रेनल मेडुला का कैंसर हो जाता है। कंडीशन में भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे सेकेंडरी और प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किस वजह से होता है? ये दूसरे डिसीज़ कंडीशन की वजह से होता है। और प्राइमरी हाइपरटेंशन की कुछ उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि हमने देख लिए। तो इस तरीके से ये प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी मतलब कॉज, इटियोपैथोजेनेसिस हमें पढ़ना है, पर हम इसको डिफरेंट करके पढ़ रहे हैं। देन हम इसको एक साथ जोड़ के देखेंगे कि इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है करके। इटियोलॉजी मतलब कॉज, ये जो हाइपरटेंशन हो रहा है इसकी कॉज क्या है, ये क्यों होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। एग्जैक्ट कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज नॉट नोन बट सम रिस्क फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट इंक्लूडिंग। तो एग्जैक्ट कॉज हाइपरटेंशन का क्या है ये अभी तक नहीं पता, पर कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन होता है पर दिए गए हैं। तो सबसे पहला है हाई सॉल्ट इंटेक। तो में सॉल्ट लेने से हमारे बॉडी में सोडियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है। सोडियम, अब ये सॉल्ट लेने से सोडियम क्यों हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है ये आपको भी अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि सॉल्ट का फार्मूला ही होता है NaCl। सॉल्ट में सोडियम होता है, तो सॉल्ट ज़्यादा लेने से सोडियम जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी
जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। इसीलिए ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। देन नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन नेक्स्ट है ओवरवेट। जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, जो ओबेस पीपल होते हैं, जो ज़्यादा मोटे पीपल होते हैं, उनको हाइपरटेंशन हो सकता है उनके ओवरवेट की वजह से। देन नेक्स्ट है एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन। ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन नेक्स्ट है स्ट्रेस। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि स्ट्रेस की वजह से ही हाइपरटेंशन होता है, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन नेक्स्ट है ओल्डर एज। कोई पर्सन की एज बढ़ती जाती है तो उस हिसाब से उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से उनका हाइपरटेंशन भी हो सकती है। ओल्ड एज की वजह से भी उनको हाइपरटेंशन हो सकता है। देन नेक्स्ट है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। अब फिज़िकल एक्टिविटी ना करने की वजह से किस तरीके से हाइपरटेंशन होता है, जैसे आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, बस दिन भर पड़े रहते हो, एक ही जगह पे सोए रहते हो, आप चलते भी नहीं, फिरते भी नहीं, कहीं नहीं जाते, बस खाते हो और रहते हो, तो उस कंडीशन में भी फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन देखी जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिनकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। देन नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी हम यहाँ पर देखेंगे, मतलब डिसीज़ कंडीशन का डेवलपमेंट। डिसीज़ किस तरीके से हमारी बॉडी में डेवलप होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 पैथोफिजियोलॉजी दिए गए हैं, मतलब 4 अलग अलग टाइप से हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। तो वो कौन कौन से टाइप है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है ओवर एक्टिवेशन ऑफ रास। मैंने आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन में बताया कि रास क्या करता है और ये क्या होता है करके। यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे डिटेल में कि रास क्या होता है करके। देन नेक्स्ट है सॉल्ट सेंसिटिविटी। हमने देखा कि ज़्यादा सॉल्ट लेने की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। देन नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होने की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, तो वो किस तरीके से डेवलप होगा वो देखेंगे। देन नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ वैस्कुलर एंडोथेलिया। तो ये कुछ पैथोफिजियोलॉजी होती है जिनकी वजह से हाइपरटेंशन हमारी बॉडी में डेवलप होता है, तो वो प्रोसेस क्या होती है वो देखेंगे। सबसे पहला है ओवर एक्टिवेशन ऑफ रास। रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये रास ओवर एक्टिवेट होने से किस तरीके से हमारे बॉडी में हाइपरटेंशन हो जाता है, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो देखेंगे। ओवर एक्टिवेशन ऑफ रास लीड्स टू vasoconstriction and retention of Na or H2O which increase blood pressure and lead to hypertension। तो अगर रास सिस्टम ये ओवर एक्टिवेट हो गया, पहले तो रास सिस्टम क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये जो रास सिस्टम होता है, ये रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। किस लिए प्रेजेंट होता है? ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए ही प्रेजेंट होता है। हमारा ब्लड प्रेशर कम हो तब ये सिस्टम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो सिस्टम है ये ओवर एक्टिवेट हो गया, मतलब ज़्यादा ही एक्टिवेट हो गया, तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो अगर ये रास सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो गया तो ये वासोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। वासोकंस्ट्रिक्शन मतलब हमारी ब्लड वेसल्स को, वासो मतलब ये वेसल्स हो गई हमारी वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, उनको सिकुड़ देता है, दबाता है ऐसे। एंड रिटेंशन ऑफ Na और H2O विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो रिटेंशन ऑफ सोडियम, जिसे मैंने बोला था सॉल्ट लेने से हमारे बॉडी में सोडियम बढ़ जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वैसे ही रिटेंशन ऑफ सोडियम मतलब एक्यूमुलेट कर देता है। जो सोडियम होता है या फिर वाटर होता है उनको हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट कर देता है, उनका एक्सक्रेशन रोक देता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है, मतलब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। तो पहले ही जो हमारी वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो चुकी है, ऊपर से इधर से ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है हमारे ब्लड वेसल्स पे, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये कंडीशन होती है अगर रास ओवर एक्टिवेट हो गया। तो ये जो रास सिस्टम है ये ओवर एक्टिवेट हो गया, तो इस तरीके से कंडीशन हो सकती है।
एंजियोस्टेंसिनोजन इज कन्वर्ट टू एंजियोटेंसिन 2 विच कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो ये एंजियोस्टेंसिनोजन क्या होती है, एंजियोस्टेंसिन क्या होती है, वो भी हम देखेंगे। तो एंजियोटेंसिनोजन ये एक केमिकल हम बोल सकते हैं या फिर एक सब्सटेंस हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है जो कि एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन 2 ये भी एक सब्सटेंस है जो कि राज सिस्टम में प्रेजेंट होता है, राज सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विच कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो एंजियोस्टेंसिनोजन जो है अगर वो एंजियोस्टेंसिनो 2 में कन्वर्ट हो गया तो ये वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, मतलब हमारे वेसल्स को सिकुड़ता है, ये दबाता है। तो ये किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। तो एंजियोस्टेंसिनोजन जो है ये एंजियोस्टेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है रेनिन के थ्रू। रेनिन ये एक केमिकल होता है जो कि हमारे किडनी में प्रेजेंट होता है, और ये जो एंजियोस्टेंसिनोजन है ये हमारे लीवर में लंग्स में प्रेजेंट होता है। तो एंजियोस्टेंसिनोजन ये लंग्स में प्रेजेंट होता है और ये रेनिन जो है ये हमारे किडनी में प्रेजेंट होता है। तो जब डिटेक्ट होता है कि ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एंजियोस्टेंसिनोजन हमारा लंग्स रिलीज़ करता है। देन ये रेनिन जो किडनी से रिलीज़ होता है ये एंजियोस्टेंसिनोजन पे एक्ट करता है और एंजियोस्टेंसिनोजन को एंजियोस्टेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। देन एंजियोस्टेंसिनो 1 कन्वर्ट होता है एंजियोस्टेंसिन 2 में, किसके थ्रू, एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको हम ACE एंजाइम बोलते हैं। तो इस एंजाइम के थ्रू एंजियोस्टेंसिन 1 एंजियोस्टेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एंजियोस्टेंसिन 2 जो है ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, Na और H2O रिटेंशन कॉज करता है और रिलीज अल्डोस्टेरॉन, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स को सिकुड़ता है, उनको दबाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, और Na2 या फिर H2 रिटेंशन करता है, मतलब और वाटर का एक्यूमुलेशन करता है, उनका जो रिलीज होता है, उनका जो एक्सक्रेशन होता है वो रोक देता है और रिलीज अल्डोस्टेरॉन रिलीज होने की वजह से ये भी फिर सोडियम और वाटर को रिटेंशन करते हैं, मतलब उनको एक्यूमुलेट करते हैं, उनको एक्सक्रेट नहीं होने देते, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है। तो इस कंडीशन में फिर हमारा ब्लड प्रेशर लो से नॉर्मल कंडीशन में आता है। पर यही सिस्टम अगर ओवर एक्टिवेट हो गई, हमारा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल होने के बाद भी ये सिस्टम एक्टिवेट हो गए, तो एक्टिवेट होने के बाद ये सिस्टम ने क्या किया, हमारा ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है फिर भी ये वासोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगी। वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल था वो प्रेशर डालेगा, फिर ये सिस्टम क्या करेगी, सोडियम और वाटर का रिटेंशन, मतलब हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा इसकी वजह से, तो ब्लड वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ने की वजह से और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा हाइपरटेंशन होगा, मतलब हाई प्रेशर पड़ेगा हमारे ब्लड वेसल से। तो अगर ये राज सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो गया तो इस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देन नेक्स्ट है सॉल्ट सेंसिटिविटी। तो सॉल्ट, ये सोडियम, ये NaCl किस तरीके से हमारे बॉडी में हाइपरटेंशन कॉज करता है वो देखते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इंक्रीज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन पर्सन's ब्लड स्ट्रीम cause the body to draw more water which increase blood pressure। तो ये क्यों होता है, अगर हमारी बॉडी में या फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में, किसी भी पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम प्रेजेंट है, तो उनकी बॉडी क्या करती है, बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉ करती है, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, उनके ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है। जैसे कि पानी है, पानी में हमने और पानी ऐड कर दिया तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना, जैसे कि, तो वैसे ही ब्लड स्ट्रीम में अगर सॉल्ट प्रेजेंट है तो ये और वाटर ड्रॉ करता है, तो जिसकी वजह से ब्लड का जो वॉल्यूम है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से सॉल्ट भी नहीं लेना चाहिए, इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, मतलब लेना चाहिए पर ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होने की वजह से क्या होता है वो देखेंगे। व्हेन BP ड्रॉप्स, मतलब जब हमारे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा
हमारी बीपी कम हो जाएगी, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड। तो कम होने के बाद हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगी। इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंक्रीज हार्ट रेट। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हमारे हार्ट जो है वो ज़्यादा ज़ोर से बीट करने लगेगा। इंक्रीज हार्ट रेट प्रोड्यूस वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड प्रोमोट रिलीज ऑफ रेनिन विच लीड्स टू हाई बीपी। इंक्रीज होने की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो सिकुड़ जाएंगी, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और साथ में रेनिन रिलीज होगा जिसकी वजह से हाई बीपी होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रेनिन रिलीज हो रहा है। तो रेनिन रिलीज हुआ इसका मतलब लंग से एंजियोस्टेंसिन रिलीज हुआ होगा, एंजियोस्टेंसिनोजन फिर एंजियोस्टेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। देन ये और वैसोकंस्ट्रिक्शन फॉर्म करेंगे और सोडियम का और वाटर का रिटेंशन करेंगे जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। पर अगर हम नॉर्मल कंडीशन में हैं या फिर हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ चुकी है, हाई ब्लड प्रेशर है, उस कंडीशन में अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गई तो उस कंडीशन में हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इस तरीके से ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गई तो हमारी बॉडी के लिए और भी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, ब्लड प्रेशर और भी ज़्यादा हाई हो सकता है। देन नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ वैस्कुलर एंडोथेलियम। तो वैस्कुलर एंडोथेलियम ये क्या होता है और रिसेट होने की वजह से क्या होता है वो हम देखेंगे। The vascular endothelium is a single cell layer that lines the blood vessel। तो ये vascular endothelium ये क्या है, ये सिंगल सेल लेयर है। ये एक लेयर होती है सेल्स की जो कि हमारे ब्लड वेसल पे होती है, ब्लड वेसल को लाइन करती है। ये एक हमारी सिंगल सेल लेयर होती है ब्लड वेसल्स की। दिस लेयर प्रोड्यूस वासो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये जो लेयर है ये वासो एक्टिव मतलब वेसल्स को एक्टिव करने वाले सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। आर पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर एंड कॉज इंक्रीज बीपी। तो ये जो वैसो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर मतलब हाई इफ़िशियंसी होती है इनकी वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करने की, मतलब वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा पोटेंसी होती है इनमें जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर हमारी वैस्कुलर एंडोथेलियम स्टिमुलेट हो गई तो इसकी वजह से भी हमारी बीपी बढ़ सकती है, बीपी इंक्रीज़ हो सकती है। तो इस तरीके से ये पैथोफिजियोलॉजी होती है हाइपरटेंशन की। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब मैंने बताया था, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है, सिम्टम्स। ये जो हाइपरटेंशन है इसकी क्या सिम्टम्स है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है सीवियर हेडेक मतलब बहुत ज़्यादा सर दर्द देता है। देन नेक्स्ट इज एंजाइटी। सीवियर एंजाइटी मतलब बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है, एंजाइटी होती है। तो ये एक कंडीशन होती है अगर हाइपरटेंशन हुई हो तो। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। देन नोज़ ब्लीड मतलब कोई पर्सन होते हैं अगर उनकी बीपी हाई हो गई तो उनके नाक से ब्लड निकलता है, उसको हम बोलते हैं नोज़ ब्लीड। देन नेक्स्ट है कन्फ्यूज़न, कोई पर्सन्स होते हैं जो कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है विज़न चेंजेस, कोई पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, उनके विज़न में प्रॉब्लम आ जाते हैं, उनको ब्लर दिखाई देता है। देन नेक्स्ट है टायर्डनेस, कोई पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको थकान महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं वो लोग। देन नेक्स्ट है चेस्ट पेन भी देखा जाता है कोई पर्सन्स में। देन नेक्स्ट है नौजिया एंड वोमिटिंग, तो किसी को नौजिया लगता है तो किसी को नौजिया जैसा लगता है, देन वोमिटिंग जैसा भी लग सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं हाइपरटेंशन के। देन नेक्स्ट है डायग्नोसिस। तो हाइपरटेंशन हुआ है ये हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है ये हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, डायग्नोसिस करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। उसका हिस्ट्री कलेक्शन क्यों करना है, ये देखने के लिए कि उसके फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन तो नहीं है। अगर फैमिली में रहा तो ये जेनेटिक भी हो सकता है, हाइपरटेंशन जो है वो जेनेटिक भी हो सकता है, तो इसलिए हिस्ट्री कलेक्शन ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट है फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो कुछ फिज़िकल चेंजेस भी यहाँ पर देखे जाते हैं, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। देन नेक्स्ट है बीपी मेज़रमेंट। तो बीपी मेज़रमेंट के लिए एक एपरेटस होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। तो स्पिग्नोमैनोमीटर से चेक किया जाता है और बीपी मेज़र किया जाता है
कि बीपी कितनी है करके। देन नेक्स्ट है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसको हम बोलते हैं। तो इसमें हमारे हार्ट बीट जो है वो चेक किए जाती है। तो वैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं हाइपरटेंशन में। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब हमने बोला था ये ट्रीटमेंट होते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। यहाँ पर हम ट्रीटमेंट देखेंगे जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब हमने बोला था कि डिसीज कंडीशन को ट्रीट करना विदाउट एनी मेडिकेशन, मतलब बिना दवाई दिए उसको ट्रीट करना। तो किस तरीके से ट्रीट करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी मतलब चलना फिरना, काम करना, एक्सरसाइज करना, ये हो गई फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो वैसे भी आप हेल्दी रहोगे। एक्सरसाइज करने से लोग हेल्दी रहते हैं, योगा करने से हेल्दी रहते हैं, काम करने से भी हेल्दी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सर्शन होने की वजह से तबीयत खराब होती है, पर जितना काम करना चाहिए उतना ही काम करने से हमारे बॉडी के लिए वो इफ़ेक्टिव होता है। इसीलिए फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। डाइटरी सोडियम रेस्ट्रिक्शन। डाइटरी सोडियम रेस्ट्रिक्शन मतलब नमक कम लेना है। जो सोडियम जो कि हमारे नमक में प्रेजेंट होता है, सॉल्ट में प्रेजेंट होता है, तो सॉल्ट खाने में कम लेना है, डाइट में कम लेना है। देन नेक्स्ट है डैश डाइट। तो ये एक डाइट होती है, ये एक टाइप होता है डैश डाइट जिसके थ्रू हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जाता है। देन नेक्स्ट है वेट रिडक्शन। आप ज़्यादा ही वेट गेन करके हो या फिर तो उस कंडीशन में आपको वेट कम करने की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट है अवॉइड स्मोकिंग। तो स्मोकिंग नहीं करना, स्मोकिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंजूरियस होती है हेल्थ के लिए। अवॉइड अल्कोहल मैनेजमेंट, यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं कंजप्शन चाहिए। तो अल्कोहल भी नहीं लेना है। देन नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस को मैनेज करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरीके से ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं। इसको हम बोल सकते हैं होममेड रेमेडीज़ भी बोल सकते हैं, पर वो थोड़ी अलग होती है। पर ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं जिससे हम डिसीज़ कंडीशन को क्योर कर सकते हैं, मतलब हाइपरटेंशन को क्योर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब जो कि हम दवाई दे के डिसीज़ को ट्रीट करते हैं उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसके बारे में देखेंगे। ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन आर कॉल्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो जो ड्रग हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये आप याद रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखिए, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मतलब क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की डेफिनेशन क्या है, ऐसे पूछा जाता है। इसलिए इसको याद रखिएगा कि जो ड्रग हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इसमें सबसे पहला है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स मतलब क्या होता है। डायूरेटिक्स इंक्रीज यूरिन आउटपुट बाय हेल्पिंग किडनीज टू इनहिबिट सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन डीसीटी। तो जैसे हमने देखा था ये जो रास सिस्टम होती है या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा था कि हमारा जो NaCl है, हमारा जो सोडियम है, वो हमारे बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि DCT ये जो डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, हमारा नेफ्रॉन का एक पार्ट है, वहाँ पर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था। पर ये डायूरेटिक्स ये एक कैटेगरी है मेडिसिन की। तो ये डायूरेटिक्स क्या करते हैं, DCT में सोडियम का मतलब ये जो सॉल्ट होता है या फिर वाटर होता है, इनका रीएब्जॉर्प्शन इनहिबिट करता है और उनको एक्सक्रेट आउट करता है यूरिन के थ्रू। और यूरिन का आउटपुट मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, और किडनी को हेल्प करके यूरिन का आउटपुट इंक्रीज करता है। और इसकी वजह से हमारा ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से डायूरेटिक काम करते हैं। इनका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इनके एग्जाम्पल्स क्या है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, फ्यूरोसेमाइड और क्लोरथैलिडोन। तो ये एग्जाम्पल्स है डायूरेटिक्स के, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये ड्रग्स के नाम हैं डायूरेटिक्स के, ये एग्जाम्पल्स है, ये भी आपको याद करने हैं। सबसे पहला है
हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, फ्यूरोसेमाइड, क्लोरथैलिडोन। तो ये एग्जाम्पल्स हैं डायूरेटिक्स के। देन नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? दिस ड्रग्स रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड कॉजिंग द हार्ट टू बीट स्लोली विथ लेस फोर्स। तो ये बीटा ब्लॉकर्स ये हमारे हार्ट पे इफ़ेक्ट करते हैं, हार्ट पे अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं, हार्ट पे जो वर्कलोड होता है वो कम करते हैं और साथ में ब्लड वेसल्स पे जो वर्कलोड होता है वो भी कम करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो धीरे धीरे बीट करता है, धीरे धीरे पंप करता है ब्लड और कम फोर्स से ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये बीटा ब्लॉकर्स काम करते हैं और इनका एग्जाम्पल है प्रोपेनोलॉल और एटेनोलॉल। आप इनको याद रखिए, बहुत ही इजी नाम है ये, प्रोपेनोलॉल और एटेनोलॉल। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए बीटा ब्लॉकर्स के। देन नेक्स्ट है अल्फ़ा ब्लॉकर। हमने बीटा ब्लॉकर देखा और डायरेटिक्स देखा, अब हम देखेंगे अल्फ़ा ब्लॉकर। अल्फ़ा ब्लॉकर क्या होता है? दिस ड्रग कॉज द पेरिफेरल वैसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल। तो ये ऐसे ड्रग है जो कि वैसोडाइलेशन कॉज करते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, डायलेट करके जो ब्लड प्रेशर है वो कम करते हैं। तो इस तरीके से ये अल्फ़ा ब्लॉकर्स काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्राजोसिन। देन नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंस्ट्रिक्शन कॉज करने के लिए। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम जो है वो कंस्ट्रिक्शन करता है, इसलिए कैल्शियम को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे ड्रग्स को हम देखेंगे जो कि कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर मतलब दिस ड्रग्स ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम इनटू द सेल एंड कॉजिंग वैसोडाइलेशन। तो कैल्शियम का मूवमेंट जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। ये जो ड्रग्स है ये कैल्शियम का मूवमेंट ब्लॉक कर देते हैं सेल्स में, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन कॉज होता है। कैल्शियम ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंस्ट्रिक्शन कॉज करने के लिए, पर अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में इनहिबिट कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तो इसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन तो होगा ही नहीं, उसकी वजह से वैसोडाइलेशन होगा। तो वैसोडाइलेशन होगा, इसकी वजह से फिर क्या होगा? जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा वेसल्स का। तो कौन से ऐसे ड्रग्स है जो कि कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं? निफेडिपिन एंड एम्लोडिपिन। ये दो एग्जाम्पल्स है। देन नेक्स्ट है ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर्स, ACE मतलब हमने पढ़ा था एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। याद करिए हमने कहाँ पे पढ़ा था ये? हमने ये पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था, रास सिस्टम में। एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये एंजियोस्टेंसिन 1 को एंजियोस्टेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। तो ACE इनहिबिटर, यहाँ पर ACE ये जो एंजाइम इसको इनहिबिट करने वाले ड्रग्स है उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर्स। तो ACE इनहिबिटर्स में क्या होता है? दिस ड्रग इनहिबिट एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंड प्रिवेंट वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो ये जो ACE इनहिबिटर होते हैं ये एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से एंजियोस्टेंसिन 1 एंजियोस्टेंसिन 2 में कन्वर्ट ही नहीं होता, एंजियोस्टेंसिन फॉर्म ही नहीं होता। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन कैसे होगा? होगा क्या वैसोकंस्ट्रिक्शन? नहीं होगा। कॉज करने के लिए एंजियोस्टेंसिन 2 रिस्पॉन्सिबल होता है और वो किससे बनता है? एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से। पर एंजियोस्टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होगा ही नहीं, तो उसके बाद एंजियोस्टेंसिन 2 बनेगा क्या? नहीं बनेगा और वैसोकंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ये ACE इनहिबिटर्स काम करते हैं और इनके एग्जाम्पल्स हैं कैप्टोप्रिल और रैमिप्रिल। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। देन नेक्स्ट है वैसोडाइलेटर्स। तो वेसल्स को डायलेट करने के लिए भी कुछ ड्रग्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं वैसोडाइलेटर्स। These drugs directly act on the muscle of arterial wall and prevent the muscles from tightening। तो ये वैसोडाइलेटर्स ये ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो कि डायरेक्टली आर्टरीज पे एक्ट करते हैं और उनको टाइट होने से, आर्टरीज के जो मसल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनको टाइट होने से प्रिवेंट करते हैं। तो ऐसे ड्रग को हम बोलते हैं वैसोडाइलेटर्स और इनके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोलाइसिन और नाइट्रोग्लिसरीन। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर 6 कैटेगरीज देख ली। इनको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ये सारे ड्रग और ये सारे कैटेगरीज आपको याद करने हैं क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हाइपरटेंशन का मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान से पढ़ना है और सारे ड्रग्स के नाम याद करने हैं। तो
तो यहाँ पर हमने ये हाइपरटेंशन ये टॉपिक कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा डिसीज़ है जो कि है एंजाइना पेक्टोरिस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।